हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये वीडियो पेनिशा है, पेनिशा मतलब रामबाण है मैथ्स और बायोलॉजी के लिए, ठीक है। और भी जितने पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उनके जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैंने जो डिफरेंस वाले हैं वो एक ही वीडियो में डाल दिया। सॉरी, एक वीडियो नहीं करेंगे, इसको दो वीडियो करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये, तो दो वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कुछ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में कुछ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंसेस मैं अभी दिखा देता हूँ इसको कि कितने डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे फर्स्ट वीडियो और दोनों सेकंड वीडियो मिला के। तो देखिए पहला इस पे दिया गया मूल्यांकन और मापन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सारे आए हुए हैं एग्जाम में, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इस पे लिए हैं सबके, ठीक है। और यही क्वेश्चन अभी रिपीट भी होंगे, मतलब यही टॉपिक्स रिपीट भी होंगे क्योंकि सेम ही टॉपिक्स हैं। और सेकेंड में दिया गया विश्लेषण और संश्लेषण सेकेंड, और फिर थर्ड में है निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, फिर है मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण, और फिर इसके बाद है हस्त पुस्तिका और कार्य पुस्तिका जो पुस्तक है उसके बारे में दिया गया है ये, और फिर इकाई योजना और पाठ योजना। अब आप लोग खुद ही जान गए होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इकाई योजना और स्रोत योजना इसका डिफरेंस दिया गया है। और फिर इसके बाद है शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि, और फिर दिया गया है प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि, और फिर है आगमन। ये देखिए ये तो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स, आगमन और निगमन विधि। और फिर इसके बाद है उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, और फिर इसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। देखिए इस पर यही मतलब कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे ख्याल से आप तो रट गए होंगे जितने भी ये वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक और क्रियात्मक पक्ष जो भी है। और लास्ट में है शिक्षण विधि, और ये है बट ये रिपीटेड है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे इसको। और इन दोनों में से कोई रिपीटेड था, और प्रयोगशाला विधि भी रिपीटेड है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर दो वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पहला वीडियो में हम लोग आधा, फिर दूसरे वीडियो में आधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करती है। देखिए जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन फंसाए जाएंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, मूल्यों का अंकन करती है। फिर इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। मापन से व्यवहार के कुछ एक आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है, ठीक है। छात्र की स्थिति का वर्णन जो है इसमें क्या होता है, इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें तुलनात्मक, देखिए तुलनात्मक अध्ययन से संभव है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोई भी तुलनात्मक जो सब अध्ययन है कोई भी संभव नहीं है। फिर है मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम चाहिए, शक्ति चाहिए, धन चाहिए और साधन की आवश्यकता पड़ती है। मगर इस पे क्या होता है, इस पे कोई भी साधन की आवश्यकता है या इस पे श्रम की, समय की, कुछ भी जितनी भी चीज़ें दी हैं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट दिया गया मूल्यांकन में अंक प्राप्त करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे 65 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की कक्षा में क्या स्थिति है, मूल्यांकन बताता है। और कि 65 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कक्षा में प्रथम है, द्वितीय है या फिर कुछ और स्थान है, उसके बारे में ये कौन बताता है, मूल्यांकन बताता है। और इस पे क्या होता है, मापन एक कार्य केवल अंक प्रदान करता है, इसके बाद कोई भी मूल्यांकन इसका कुछ नहीं होता है, बस जो भी अंक मिल गया वो मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मापन का। और फिर मूल्यांकन में देखेंगे, मूल्यांकन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि छात्र समग्र रूप में कैसा है, ठीक है। फिर इस पे मापन में क्या दिया गया है, मापन के आधार पर छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं होता है इस पे। और फिर इस पे क्या है, मूल्यांकन से परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, मगर मापन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस पे क्रॉस कर देते हैं। फिर मूल्यांकन में क्या है, गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक, यही वाला क्वेश्चन आया था, यह संख्यात्मक तथा वर्णात्मक दोनों ही प्रकार के होता है, ठीक है। और मापन में केवल क्या होता है, परिमाण
निर्णय ही लिया जाता है। इस पे संख्यात्मक क्या होता है, नहीं होता है, ये केवल संख्यात्मक होता है, मतलब कि इस पे होगा। और इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण से संभव है, ठीक है। मगर इस पे क्या होता है, मापन में क्या है, इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है डिफरेंस दूसरा नंबर का विश्लेषण और संश्लेषण में देखेंगे। और इसमें क्या दिया गया, इस विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, मगर इस पे क्या होता है, इस पे कोई भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस पे छात्रों से पहले से ही तैयार पका पकाया खाना मिलता है इस पे, और अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और विश्लेषण में क्या हो जाएगा, इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है, विश्लेषण में होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, निर्भरता जो होती है, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी रहती है, क्योंकि छात्र समस्याओं को हल स्वयं नहीं खोजते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्या होता है, दोनों चीज कमी होती है। फिर इस पे दिया गया, इस विधि से समस्याओं की शीघ्र एवं स्वच्छता से हल करना नहीं सीख सकते हैं, और समस्याओं को शीघ्रता, स्वच्छता और स्पष्टता से हल करने की दृष्टि से यह एक उपयुक्त विधि है। फिर इसके बाद दिया गया कि इस विधि द्वारा इस बात का स्पष्ट उत्तर मिलता है कि रचना का कोई पद या उत्पत्ति का कोई पद नहीं क्यों लिया गया है। तो इस पे जो दिया गया है इस पे देखेंगे। इस विधि के द्वारा केवल यह प्रदर्शित किया जाता है कि जो उपपत्ति है या रचना या प्रत्येक पद सही हैं, परंतु सही क्यों हैं, यह बात स्पष्ट नहीं होती है। विश्लेषण में क्या बोला गया है कि जो इसका अर्थ है, किसी समस्या को उसके विभिन्न भागों में से विभाजित करना है, ठीक है। और संश्लेषण में क्या हो जाएगा, समस्या के विभिन्न जो छोटे छोटे भागों को एकत्रित करके निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ाना होता है संश्लेषण में। फिर इसके बाद इस विधि द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, खोजे गए तत्वों को संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक है, संश्लेषण में हो जाएगा। और इस विधि में अज्ञात, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, ठीक है। विश्लेषण में बोला गया है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, और संश्लेषण में क्या हो जाएगा, इस विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तथा समस्या में दी गई बातों को आधार मानकर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर 8 नंबर पे दिया गया है, इस विधि में छात्रों को अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर मिलता है, मगर इस पे क्या होता है, विधि में बालकों को मानसिक शक्ति के उपयोग में कोई अवसर नहीं मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये रटने वाली विधि में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें छात्रों में रटने की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही किस पे था, निगमन विधि में भी था। और फिर इसके बाद जो 9th पॉइंट इस पे दिया गया है, इस विधि में शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों किसमें सक्रिय रहते हैं, विश्लेषण में रहते हैं। और संश्लेषण में क्या हो जाएगा, इसमें छात्र जो होते हैं निष्क्रिय तथा शिक्षक क्या होते हैं, चिंतन क्रियाशील रहता है, ठीक। और ये जो है विश्लेषण है, एक दीर्घ विधि है, बहुत टाइम लेती है, और ये क्या होता है, सूक्ष्म विधि है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परिश्रम और समय दोनों अधिक लगता है, मगर इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कम लगता है, ठीक है। सेकंड कंप्लीट। थर्ड में आ जाते हैं निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। इस पे क्या है, इसमें प्रश्नों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। इसमें क्या हो जाएगा, अधिक होती है प्रश्नों की संख्या। इसमें प्रश्न सामान्य स्तर के होते हैं, मगर इसमें क्या होते हैं, विशिष्ट स्तर के होते हैं। प्रश्नों के उत्तर छात्र अपने विचारों में लिख कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख कर देते हैं, मगर इसमें क्या होता है, जो उत्तर होता है विभिन्न विकल्पों में चुन कर देते हैं। इसके मूल्यांकन में शुद्धता की संभावना कम होती है, मगर इसमें क्या हो जाती है, शुद्धता अधिक पाई जाती है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। और 5वें में क्या दिया गया, छात्रों की भाषा एवं शैली की अभिव्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। लिखेंगे तो सारी चीज़ प्रकट हो जाएगी, क्या कैसा क्या है चीज़ है। और इसमें क्या होता है, भाषा का पता ही नहीं होता है, कोई भी भाषा में लिख दो, ठीक है, मतलब कर दो क्वेश्चंस। और इसमें 6 नंबर में क्या दिया गया, यह मुख्यतः उत्तर पढ़ने वाले के कौशल पर निर्भर करता है, ठीक है। उत्तर पढ़ने वाले जो कौशल होता है उस पर निर्भर करेगा कि कैसा क्या वो कर रहा है। और यह परिश्रम से निर्माता के कौशल पर निर्भर करता है। फिर इस पे क्या हो जाएगा, इसमें छात्रों द्वारा अनुचित साधनों का
प्रयोग करने की संभावना होती है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, इस परीक्षा प्रणाली में बाहरी साधनों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। और फिर 9वें नंबर में दिया, 8वें नंबर में है, इसमें छात्रों को अपनी कमियों का आभास नहीं हो पाता है, और इसमें क्या होता है, छात्रों को अपनी कमियों का पता चल जाता है। और 9th नंबर में क्या दिया गया है, इसके द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा जा सकता, और इसके द्वारा क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है यह। ठीक है। और फिर इसके बाद है, फिर है मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण। तो इसमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है, इसका जो निर्माण है विशेषज्ञों द्वारा किया होता है और ये शिक्षक द्वारा किया जाता है। इसकी विश्वसनीयता जो होती है वह वैधता अधिक होती है, तथा इस पे क्या हो जाए, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है, ध्यान दीजिएगा। और विशेषक इसकी विषय वस्तु को बनाते हैं और अध्यापक इसकी विषय वस्तु को बनाते हैं, और इस परीक्षण को मानक निर्धारित किए जाते हैं, मगर इसमें क्या हो जाएगा, परीक्षण को मानक निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस परीक्षण का उपयोग व्यापक होता है और इसका क्या होता है, सीमित होता है। और फिर इसके बाद है, इस परीक्षण की सहायता से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों की तुलना कर सकते हैं, मगर इसमें क्या हो जाता है, कक्षा या विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना की जा सकती है। इसके प्रश्न का पद विश्लेषण और पूर्व परीक्षण किया जाता है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, इन परीक्षणों में ऐसा नहीं किया जाता है। 8 नंबर में दिया गया, इस परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन पूर्व निर्धारित होता है और सभी परीक्षकों के लिए प्रशासन और फलांकन का ढंग समान होता है, मगर इस पे क्या हो जाता है, इन जो परीक्षकों के प्रशासन और फलांकन के नियमित जो नियम से निश्चित नहीं होते हैं। परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन पूर्व निर्धारित भी नहीं होता है। परीक्षणों का प्रशासन और फलांकन प्रत्येक शिक्षक अपनी सूझबूझ से करता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट दिया गया है, हस्त पुस्तिका और कार्य पुस्तिका। इसमें देखते हैं, हस्त पुस्तिका से अभिप्राय अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार उन पुस्तिकाओं से है जिनके माध्यम से वह अपने विषय विशेष के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की समुचित उपलब्धि हेतु पाठ तथा सह पाठ क्रियाओं का वांछित नियोजन और संगठन क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त करता है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, कार्य पुस्तक से अभिप्राय उन पुस्तकों या नोटबुकों से है जिन्हें विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों और या क्रियाकलापों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, जिनके माध्यम से तत्वों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को भली भांति समझने तथा प्रयोग में लाने में यथोचित मदद मिलती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा, हस्त पुस्तिका के अध्ययन में हस्त पुस्तक के अध्यापक द्वारा कक्षा तथा कक्षाओं के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अंकित किया जाता है जिसका वह शिक्षण करता है। फिर है, कार्य पुस्तक में छात्र द्वारा कक्षा और कक्षाओं में जो कुछ भी सिखाया जाता है उससे संबंधित अभ्यास हेतु पाठ्य वस्तु का अंकन करना है जो शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और इस पे आगे दिया गया है, हस्त पुस्तक में शिक्षक पूर्ण सत्र के पाठ्य वस्तु को चरणबद्ध तरीके से पूर्व नियोजन करता है, और पाठ्य पुस्तक में जो कार्य पुस्तक है उस पे पाठ्य क्रमानुसार से पहले से ही पाठ्य वस्तु के अभ्यास हेतु पूर्व नियोजित रहता है, जिसे छात्र शिक्षारोपरांत पूर्ण करता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, हस्त पुस्तिका जो होती है शिक्षक के लिए आवश्यक एवं सहायक होती है, और कार्य पुस्तक किसके लिए होती है, छात्रों के लिए आवश्यक एवं सहायक होती है। हस्त पुस्तिका में शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, और अभ्यास जो ये कार्य पुस्तक है छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा में निर्देशित करती है। फिर है, हस्त पुस्तिका में विषय वस्तु के शिक्षण का कक्षावार उल्लेख रहता है, मगर और कार्य पुस्तक में क्या होता है, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय वस्तु का उल्लेख होता है।
हस्त पुस्तिका के द्वारा शिक्षक को शिक्षण अनुभव ग्रहण करने, विषय वस्तु के तत्वों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को उचित ढंग से अच्छा ये इतना ही है। ये क्या दिया गया इस पे, हस्त पुस्तिका के द्वारा जो शिक्षक को शिक्षण अनुभव ग्रहण करने, विषय वस्तु के तत्वों, सिद्धांतों और प्रक्रिया को उचित ढंग से प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या होता है, हस्त पुस्तिका में वो लोग अपना खुद बनाते हैं और उसको बाद में बताते हैं। फिर इसके बाद कार्य पुस्तक में दिया गया है, कार्य पुस्तक द्वारा छात्र को अधिगम से अनुभव ग्रहण करने, विषय वस्तु के तत्वों, सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को उचित ढंग से बोध करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इकाई योजना और पाठ्य योजना। ठीक है, इकाई योजना और पाठ्य योजना, फिर इस पे देखेंगे। इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य एवं व्यापक होता है और पाठ्य योजना का क्या होता है, स्वरूप संकुचित होता है। ठीक है, इसमें संपूर्ण विषय वस्तु का एक इकाई माना जाता है और इसमें क्या होता है, यह इकाई योजना का एक अंग होती है। इसका स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति और शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होता है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, इसका स्वरूप किसी प्रकरण से विशेष अथवा शीर्षक से संबंधित विषय वस्तु तथा उसके प्राप्य उद्देश्यों पर आधारित होता है। फिर इसके बाद दिया गया इसका पॉइंट, इसका जो निर्माण है संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर किया जाता है, मगर इसका इकाई कैसा है, ये किसी एक प्रकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। इकाई योजना शिक्षण उद्देश्यों, रुचियों तथा आवश्यकताओं पर आधारित हो सकती है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, इसमें उद्देश्यों, रुचियों और आवश्यकताओं तीनों का एक ही ध्यान रखा जाता है। फिर है इसके निर्माण में विषय वस्तु के उचित संगठन को महत्व दिया जाता है और पाठ्य योजना में क्या है, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। फिर है इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है और ये क्या, देखिए किसके लिए आधार प्रस्तुत करती है, मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस पे क्या हो जाएगा, यह छात्रों की अधिगम उपलब्धि लर्निंग आउटकम्स के मापन के लिए प्रदान करती है। ठीक है, आधार प्रदान करती है। फिर है इसके बाद इकाई योजना और स्रोत योजना। तो इकाई योजना अभी देखा है कि संकुचित होती है और विस्तृत, या क्या होता है, यह विस्तृत होता है और होती है। स्रोत योजना में इकाई योजना समाहित होती है। फिर दिया गया है इसके द्वारा छात्र को कम अधिगम से अनुभव प्राप्त होते हैं, मगर इस पे क्या हो जाएगा, साधन से अधिक होने के कारण छात्रों को अधिक अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम को पूरा करने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसमें क्या दिया गया है, पाठ्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण से अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह लचीली नहीं होती है, अर्थात इसमें कठोरता पाई जाती है, मगर इस पे क्या हो जाएगा, यह अधिक लचीली होती है। फिर है 5th नंबर पे, यह एक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत इंडिविजुअली रूप से तैयार की जाती है और इसका निर्माण जो सेकंड वाला दिया गया है, इसका निर्माण शिक्षकों के समूह द्वारा भी किया जा सकता है। फिर है इसमें प्रस्तावित क्रियाएं अधिगम अनुभव एवं सामग्री अपेक्षाकृत कम विस्तृत ढंग से की जाती है, ढंग से दी जाती है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रस्तावित क्रियाएं अधिगम अनुभवों एवं सामग्री का विस्तृत विवरण दिया जाता है। और फिर है इसके बाद, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टीचिंग जो विधि है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये वाला वीडियो देखें, उसके थोड़ी देर में अभी मैं इसको दूसरा वाला बना के अपलोड करता हूँ। ठीक है, तब तक ये वाला आप लोग कंप्लीट करें। चलिए।